गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में क्या पढ़ाया था? तो क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में मैंने बात किया था। हाँ, क्लास 11th पे इससे पहले वाले दिन पे मैंने क्या बात किया था? तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? तो जब किसी भी पार्टिकल का मोशन किसी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट से एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। अब रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में आपको यूज क्या करना है? जो भी पार्टिकल रेस्ट में है, आप क्या करेंगे, या जो भी आप जिसके भी टर्म्स में एनालाइज कर रहे हैं ना, उस पार्टिकल को आप रेस्ट में लाके क्या करेंगे, बाकी चीज़ों के मोशन को एनालाइज करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ट्रेन्स वाले प्रॉब्लम करा दिए, रिवर बोट वाले प्रॉब्लम करा दिए। रिवर बोट मतलब वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले प्रॉब्लम्स करा दिए। मेडिकल के बच्चों में, मेडिकल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आज क्या करते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में। तो अब अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। बस आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर सही से समझ में आ गया है, अगर आपने सही से समझ लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, तो आपको सीरियसली अगर मैं बताऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शेयरिंग स्क्रीन, शेयर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, एक चेजिंग वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, पुलिस और थीफ वाला एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम देखिए कैसा है। एक ऐसा ट्रैक है, ठीक है, एक ऐसा ट्रैक है और ऐसा बोला गया है कि इस ट्रैक पर एक थीफ है। ठीक है, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक पर क्या है, एक थीफ बैठा हुआ है। और ये जो थीफ है ना, वो थीफ क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। कितने स्पीड से? तो 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थीफ जो है वो आगे जा रहा है। ठीक है, इससे कुछ दूरी डिस्टेंस पर ये जो थीफ है हमारा, इस थीफ से कुछ डिस्टेंस दूरी पर, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 1000 मीटर का। 1000 मीटर के डिस्टेंस पर एक थीफ है, सॉरी 1000 मीटर के डिस्टेंस पर एक पुलिस का जीप है। अब ये पुलिस का जीप क्या चाहता है कि इस थीफ को कैच कर लिया जाए। पुलिस का जीप जो चाहता है वो क्या करता है, ये यहाँ पर रेस्ट पे था, ये 40 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और ये जो जीप है, ये जीप क्या है, रेस्ट में रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम after which find the time after which the police after which the police will will catch the thief। ठीक है, तो इस बार जो थीफ है वो पकड़ा जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा बोला है, डे टू डे लाइफ में क्या होता है नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पुलिस मैन है हमारे, वो क्या कर पाएंगे, इस थीफ को चोरी कर पाएंगे, सॉरी थीफ को चोरी नहीं करेंगे, थीफ को कैच कर पाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है, अच्छा इसमें ना आप एक्सेलरेशन भी दे सकते हो। इसमें आप जो जीप है, जीप ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, लेकिन जीप का कुछ एक्सेलरेशन है, कितना मान लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है जीप के पास। अब अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 और कुछ एक्सेलरेशन भी नहीं दूंगा तो कभी इसका स्पीड चेंज होगा क्या? नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो जीप है वो इस थीफ को कैच कर ले। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, एक तो तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि मान लो मैं बोलूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो तरीका आप मत यूज करना। मतलब सबसे पहले अपने दिमाग में वैसे ही ख्यालात आते हैं कि वो तरीका यूज कर लेते हैं, वो तरीका मत यूज कर लेना। ये थीफ है और ये पुलिस मैन है, ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, इनके बीच का गैप है जो 1000 मीटर्स का है।
सपोज ऐसा मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद, ये टी इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो था ना, टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि कुछ समय टी के बाद, कुछ समय टी के बाद ये जो पुलिस मैन है ये थीफ को कैच कर लेगा। थीफ को कैच कर लेगा, इसका मतलब क्या है, पुलिस और थीफ साथ साथ बैठ के अंतराक्षरी खेल रहे होंगे यहाँ पे, यही तो मतलब है ना कि अगर इसको कैच कर लिया तो। अब इसका ये मतलब है कि जिस टी टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस टी टाइम पर ये थीफ ए से बी मूव कर गया, जिस टी टाइम पर ये थीफ ए से बी मूव कर गया, उस टी टाइम पर जो पुलिस है, पुलिस को कितना 1000 प्लस ए बी का डिस्टेंस ट्रैवल करना है क्या। तो देखो तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप इस तरीके से बचे। तरीका नंबर 1 में क्या करते हैं, तरीके नंबर 1 में अगर मैं बात करूं फॉर थीफ, अगर मैं थीफ के लिए बात करूं तो थीफ के लिए जो ए बी होगा, अब देखो थीफ क्या कर रहा था, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, तो किसी टी टाइम पर थीफ जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा वो कितना हो जाएगा, 40 इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू हो गया 40 इंटू टी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं पुलिस के लिए, तो पुलिस को क्या करना है, पुलिस को पी से चल के बी आना है क्या। अब पुलिस तो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूटी वाला टर्म हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 5, और ये टी का स्क्वायर। अब ये जो पीबी है, इस पीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीबी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 1000 प्लस ए बी इक्वल्स टू 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ए बी के प्लेस में ये 40t का वैल्यू यहाँ पे रखा जा सकता है ना, तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा 1000 प्लस 40t इक्वल्स टू 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन बन गया क्या हमारे पास। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गया इस तरह का। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व, देखो ये टाइम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे टाइम का वैल्यू मिल जाएगा ना। ये एक तरीका है इक्वेशन सॉल्व करने का। तुम्हें लग रहा है सर तरीका आसान तो है, क्या प्रॉब्लम है, सही तो है तरीका, तरीका बिल्कुल सही है, तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक आउटडेटेड मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप नए जमाने के स्टूडेंट हो तो आपका तरीका भी होना चाहिए नया, ठीक है। तो आपको सिखाते हैं एक नया तरीका। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेना, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप क्या करोगे, नए तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब सर ये नया तरीका क्या है, तो नया तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से, या रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से। रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं, किसी भी एक को रोक देते हैं, क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि दो पार्टिकल्स अगर चल रहे थे, कोई एक अगर रुका होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो हम दोनों में से किसी एक पार्टिकल को रेस्ट में ला देते हैं। अब किसको रेस्ट में लाएंगे, तो जो थीफ भाई साहब है उसको रेस्ट में ला देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि थीफ हमारा ऑब्जर्वर है, मतलब मैं पूरी कहानी अब क्या करूंगा, थीफ की जुबानी बताऊंगा आपको। अब ये जो थीफ है वो सबसे पहले क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। अब ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर थीफ है, तो अगर मैं जीप का इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करूं विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, तो मैं क्या लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ। जीप का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीप का इनिशियल वेलोसिटी है 0, जीप का इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, और थीफ का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, थीफ का इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, नहीं उल्टा हो गया, हाँ सही तो है, जीप का इनिशियल वेलोसिटी है 0 का, और थीफ का इनिशियल वेलोसिटी कितना है -40 का है। इसका मतलब मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू थीफ, थीफ के रिस्पेक्ट में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना, इसको रोकने के लिए इधर, हाँ सही तो है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप हमने कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू थीफ, और वो वैल्यू कितना आ रहा है, वो वैल्यू हमारे पास आ रहा है -40 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ जीप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ। थीफ तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसका कोई एक्सेलरेशन है नहीं, 0 लिख देंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ जीप हो जाएगा
जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। अच्छा, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। थीफ अगर रुका हुआ है तो जीप को कितना आगे चल के आना है? जीप को 1000 मीटर आगे चल के आना है क्या? अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है और आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। इन तीनों इंफॉर्मेशन को अगर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो टाइम का वैल्यू मिल जाएगा क्या? तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लिखा, हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना ट्रैवल करना है हमें? एस हमें ट्रैवल करना है 1000 मीटर्स का। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? -40 इंटू टी का, मतलब ये टी मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 इंटू टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू है प्लस हाफ 5 इंटू टी का स्क्वायर। ऐसा ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले भी आया था क्या? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आया था अभी भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। तो इस बार इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर इसको इस बार सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। 2 को उधर भेज दो अगर, तो ये कुछ ये लिखा जा सकता है 5t का स्क्वायर, 5t का स्क्वायर। अच्छा नहीं नहीं नहीं, पहले इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -40t इक्वल्स टू 1000। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा अरेंज करूं तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर -80 इंटू टी इक्वल्स टू 2000। ये लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन बन गया। सही बना दिया ना? 2 इधर भेज दिया, फिर 2 इधर भेज दिया, सही है। अब ये t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये और छोटा कैसे हो सकता है? 5 से डिवाइड कर दो भाई सबको, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा बना देते हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे, पहला टर्म हो जाएगा टी स्क्वायर -16 इंटू टी, और ये माइनस में हो जाएगा 400, ये माइनस में हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर -16t -400 इक्वल्स टू 0। अब अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है तो t कैन बी रिटन एज -b, तो +16 हो जाएगा, प्लस माइनस, आई होप ये फॉर्मूला आप लोग को आता हो, क्लास 10th आप पास करके आए हैं शायद। -16, 20 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 256 माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है माइनस में 400, तो ये 400 और मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को डिवाइड कर दो 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 के साथ। तो t का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 16 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, ये हो गया 256 प्लस 400 इंटू 4, 400 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढते हैं। अब देखो टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता तो अपने को प्लस वाला वैल्यू ही चाहिए। तो t का वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस 600 प्लस 256, 600 प्लस 256 1856। तो ये ना 400 नहीं 41 के स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कितना होता है? 41 के आसपास आ रहा है, तो आप मैं इसको 42 मान ले रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 42 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 42, 62 ये 58 मतलब 29 सेकेंड्स के बाद, 29 सेकेंड्स के बाद जो हमारा पुलिसमैन है वो थीप को कैच कर लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी कभी आप देखना, कभी कभी डेटा इस तरह से गिवन होते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तभी आपको नेक्स्ट वाली बात जो मैं बताऊंगा वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, डेटा इस तरह से रहेंगे ना, डेटा इस तरह से रहेंगे कि ये जो जीप है ये क्या करेगा, इस थीफ को 2 बार, जैसे अगर कभी कभी ऐसा बोलते हैं, मान लो ये थीफ, ये बस 1 है और ये बस 2 है, इसका भी कुछ स्पीड दे दिया और इसका भी कुछ स्पीड दे दिया और इसका एक्सेलरेशन दे दिया। तो अगर इसका एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और ये एक्सेलरेट करता हो जा रहा है, अब आपसे पूछते हैं ना कभी कभी कि क्या वो कैच कर पाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता कि अगर इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, मान लीजिए इसका स्पीड जो था
इसका स्पीड जो है वो कुछ होगा, बहुत ज्यादा होगा, मान लो इसका स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, डेटा मेरे को याद नहीं है, और ये क्या कर रहा है, इसको कुछ एक्सेलरेशन दे दो, नहीं वो तो कैच कर ही लेगा, वो क्वेश्चन नहीं, वो डेटा जब आएगा तभी बता पाऊंगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो देख लो, वो क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए ये बस 1 और ये बस 2 दोनों का स्पीड दे दिया गया है, इसका स्पीड है u1, इसका स्पीड है u2, और ऐसा बोल दिया है कि u1 का वैल्यू जो है वो छोटा है इनिशियली u2 से, ऐसा बोल दिया गया है, और इसके पास एक एक्सेलरेशन है, तो ये क्या कर सकता है, एक बार इसको क्रॉस करेगा और दूसरी बार इसको ये और भी क्रॉस कर सकता है। जैसे अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बोलूं, क्या घूम रहा हूं यार मैं, देखिए अब जो भी बताया था सब गायब कर दो, अभी नए से बताऊंगा वो समझना। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास एक बस है, यहाँ पर बस 1 और ये बस 2, कुछ तो गैप पर है दोनों, मान लीजिए कोई गैप डी पर है, इसका स्पीड मान लीजिए बोला गया है u2 का, इसका स्पीड है u1 का, ठीक है। स्टार्टिंग में u1 का वैल्यू जो है वो u2 से ज्यादा है, स्टार्टिंग में u1 का वैल्यू जो है वो u2 से ज्यादा है, लेकिन b2 को कुछ एक्सेलरेशन दे दिया गया है a2 का। अब क्या हो सकता है क्वेश्चन में, अगर आप पॉसिबिलिटीज देखोगे तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये जो b1 है, b1 का स्पीड पहले ज्यादा है तो b1 इसको क्रॉस करके चला जाएगा, पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। या ये जो b1 है, पहले मान लीजिए एक केस ये हो सकता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करना, किसी एक को रोक देना, जैसे b2 को रोक दिया, तो अगर b2 रुका हुआ है तो आप जब उसमें सॉल्व, देखो हमारे पास टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था ना सॉल्व करने के बाद, तो टाइम का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था उसमें टाइम के दो वैल्यूज आ सकते हैं कभी कभी, t1 और t2। अब दो वैल्यूज आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि पहले b1 का स्पीड ज्यादा था तो b1 ने क्रॉस कर दिया, लेकिन फिर बाद में b2 का स्पीड ज्यादा हो गया तो b2 फिर से वापस से b1 को क्रॉस करेगा क्या, इसलिए आपके पास दो टाइम आ जाएंगे t1 t2। सर नहीं आया समझ में, देखो पहले मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्या है, b2 का स्पीड जो है वो कम है और b1 का स्पीड ज्यादा है, तो सपोज b2 b1 ने एक बार क्रॉस कर लिया, लेकिन b2 एक्सेलरेट कर रहा है ना, अगर b2 एक्सेलरेट कर रहा है और b1 कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एक और समय ऐसा आएगा ना जब b1 b2 एक साथ आ जाएंगे, तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चंस में आप देखना दो टाइम के वैल्यू आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, रियल रूट्स मतलब टाइम के वैल्यूज नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप देखना सेम इसी तरह क्वेश्चन आएंगे और टाइम के वैल्यूज नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर टाइम के वैल्यूज नेगेटिव आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कभी एक दूसरे को कैच कर ही नहीं पाते। अगर जैसे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइम पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइम पूछा जाए, आप उसमें देखोगे कि आपको अगर टाइम का रियल वैल्यू आ रहा है, अगर एक वैल्यू आया है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बार वो जो बस 1 था वो क्रॉस करके चला गया, दो रियल वैल्यूज आ गए तो एक बार बस 1 ने ओवरटेक किया, दूसरी बार बस 2 ओवरटेक कर रहा है, ये हो जाएगा। कभी कभी टाइम के कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आते, कभी कभी टाइम के कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आएंगे, डिटर्मिनेंट जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, रूट के अंदर वो टर्म नेगेटिव आ जाएगा, तो आप समझ जाना कि ऐसा कोई भी टाइम पॉसिबल नहीं है जब b1 और b2 एक दूसरे को कैच कर सके। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आप अपने बुक में देखना, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मैंने एक हिंट कर दिया है कि किस तरह से सॉल्व करना है आपको। अच्छा, तो ये हो गया पकड़म पकड़ाई वाला प्रॉब्लम, थीफ पुलिस प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट में मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, नेक्स्ट में मैं लिफ्ट वाला प्रॉब्लम बताता हूँ, लिफ्ट वाला प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। देखिए लिफ्ट वाला प्रॉब्लम कैसा है, लिफ्ट वाला एक ट्रॉली लॉबी कर लेंगे। मान लीजिए एक लिफ्ट है, कैसा, खुला लिफ्ट, ऊपर ओपन लिफ्ट, एक लिफ्ट है ओपन है, और ये लिफ्ट क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर भाग रहा है। जो लिफ्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, कुछ भी एक एक्सेलरेशन मान लीजिए, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर भाग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान है, और इस इंसान ने क्या किया, इस पार्टिकल को ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ये जो बॉल था, बॉल को ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टाइम, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, इफ अ बॉल इज थ्रोन, if a ball is thrown
with a speed of with a speed of with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ना दो क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं दोनों क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट में मैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 1 होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं मेंशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मान लो मैं कुछ नहीं बोलता ना, मैं ऐसा बोल देता कि थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और मैं बोल के आगे निकल जाता, मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इसी में क्वेश्चन 2 क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो if a ball is thrown with a speed of 20 meter per second with respect to ground, question number 1 है, and with respect to lift question number 2 है, then find the time, then find the time after which find the time after which the ball will again hit the lift moving upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा स्क्रीन को पॉज करें और खुद से एक बार कोशिश करें सॉल्व करने का। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार आप खुद से सोचिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। अब पहले ना मैं क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन क्यों मुश्किल है, क्वेश्चन क्यों मुश्किल है और कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है। क्वेश्चन का काम हो गया है, मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, देखिए अब क्या होगा ना, आपने पार्टिकल को फेंक दिया। पहले तो क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखिएगा तो पार्टिकल को फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, जब ये पार्टिकल ऊपर चल रहा होगा उस समय लिफ्ट भी ऊपर आ रहा है क्या? पार्टिकल भी ऊपर चल रहा है, लिफ्ट भी ऊपर चल रहा है, मतलब जब पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे ऊपर नीचे आएगा तब जाके वापस से हिट करेगा ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे केसेस क्या हो सकते थे, ऐसा हो सकता था कि पार्टिकल ऊपर जा ही रहा हो, पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा ही ना हो और ये नीचे से लिफ्ट आके इसको धप्पा कर दे आके, ये हो सकता है। या पार्टिकल रिटर्न कर रहा हो, लिफ्ट आके धप्पा कर दे, ऐसा हो सकता है। या और क्या हो सकता है, यही दो केसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे तो अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे, बेसिक मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा, फिर बॉल का डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, फिर दोनों को मिला के एनालाइज करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे कहानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा कर दे कि लिफ्ट को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करें, लिफ्ट के फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि लिफ्ट रुका हुआ है। अगर लिफ्ट रुका हुआ है ये मान लिया जाए तो बॉल ऊपर जाके ऐसे नीचे आ जाएगा क्या? तो काम आसान हो गया ना। जो बॉल है, बॉल का मोशन, एक्चुअल में बॉल का मोशन और लिफ्ट का मोशन दोनों हो रहा है, लेकिन मैंने किसी एक को रोक दिया अगर, तो मैंने क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर दिया क्या? तो हम सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सॉल्विंग द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम, solving the question with respect to लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट के फ्रेम से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या है, हमें गिवन था ये 20 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, इनिशियल ये सब t इक्वल्स टू 0 है और लिफ्ट जो है लिफ्ट ने रेस्ट से ऊपर जाना स्टार्ट किया, लिफ्ट के पास बस एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बॉल का इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखेंगे क्या? अच्छा, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में बताया गया है 20 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। अच्छा, अभी तो लिफ्ट का कोई वेलोसिटी दिया नहीं है, तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लिफ्ट जो है उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी था नहीं, या लिफ्ट का ना इनिशियल वेलोसिटी ले लो तब मजा आएगा क्वेश्चन।
लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी ले लो, लिफ्ट को भी एक इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है। क्या आ जाता है, सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड का। बोलोगे सर आप तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन चेंज कर रहे हो, हमने कुछ और सॉल्व कर दिया। वो कुछ बताना है इसलिए मैं ऐसा इनिशियल वेलोसिटी रख रहा हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट का है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड का। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कैलकुलेट। अब लिफ्ट के फ्रेम से क्यों क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने बॉल का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया लिफ्ट के फ्रेम से। एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसको क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लिखेंगे। बॉल का एक्सेलरेशन कितना था, बॉल फ्री फॉल में है, बॉल फ्री फॉल में है तो उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बॉल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -10 लिख दिया। फॉर्मूले का माइनस, जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ था तो 2 मीटर। अच्छा, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर एक्सेलरेशन है और जी नीचे लग रहा है 10 का, तो इसका नेट में हो गया 8। वैसा नहीं सोचना है, इसका एक्चुअल में एक्सेलरेशन 12 ऊपर था, 10 नीचे है, तो वो मिला के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है क्या। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, मुझे तो टाइम कैलकुलेट करना है ना, अगर ये बॉल ऊपर जाके वापस यहां पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बॉल का डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के फ्रेम से, बॉल का डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के फ्रेम से 0 हो जाएगा क्या, जब ये ऊपर से ऐसे नीचे आ जाएगा। अब फिर से अगर मैं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूं, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं 0 पुट कर दूं, तो यहां से टाइम का, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है, मैं सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये इसको थोड़ा जगह खाली करते हैं यहाँ पे, और एक एक करके जो जो वैल्यूज हमने फाइंड किया ना सबको रख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है, 0, तो पहले मैंने रख दिया 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 18 का, प्लस में था, इनटू टी, टाइम के लिए टी लगा दिया। एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, हाफ इंटू 12 इंटू टी का स्क्वायर, ये और ये अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है हमारे पास, देखो एक टी का वैल्यू कैंसिल होके 0 आ जाएगा तो वो अपना आंसर है नहीं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0 इक्वल्स टू 18 माइनस 60, मैं दोनों में से एक टी को कॉमन लेके मैंने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 का वैल्यू 18 आ गया क्या, ये तो बहुत अच्छा वैल्यू आ गया। दैट इम्प्लाइज टाइम का वैल्यू आ जाएगा 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड पे ये पार्टिकल घूम के वापस से इसको आके हिट कर देगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, जो 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड गिवन है, वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन था, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन था, तब ये आंसर है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या इसी का जो नेक्स्ट पार्ट था वो सॉल्व करते हैं। फिर से क्वेश्चन को तो लिफ्ट के फ्रेम से ही सॉल्व करना भाई साहब, जब भी लिफ्ट वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन को लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करना आसान रहेगा। अगर मैं बोलूं इस बार इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो 20 मीटर पर सेकंड था वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही था ना, पहले वाले क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रखा था, इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट को 20 ले लेंगे क्या पहले से ही। बात समझ में आ रहा है ना, ये मैं क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट 2 में मैंने जो वेलोसिटी बताया था बॉल का वो 20 मीटर पर सेकंड लिफ्ट के फ्रेम से ही बताया था, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल अगर आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बॉल का एक्सेलरेशन देखा जाए अगर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो बॉल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 है, फॉर्मूले का माइनस और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ +2 है, तो ये आ जाएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Initial velocity of ball with respect to lift, acceleration of ball with respect to lift, displacement of ball with respect to lift अभी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला यूज करें, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो s का वैल्यू है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ, एक्सेलरेशन है 12 इंटू टी का स्क्वायर, ये वापस से हो गया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा इस बार 60 का वैल्यू हो गया 20, मतलब t इस बार कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 6 हो जाए, तो 3 से कुछ ज्यादा हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप देखें ध्यान से कि जो भी वैल्यूज गिवन है वो लिफ्ट के फ्रेम से गिवन था, ग्राउंड के फ्रेम से गिवन था। जब भी ऐसे लिफ्ट वाले प्रॉब्लम आए ना, लिफ्ट वाले प्रॉब्लम आए तो आप समझ लेना कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को हमें लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन क्या हो सकता था? सपोज ये क्वेश्चन पूछते कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, इसमें पूछते, इसी में क्या पूछ देते आपसे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट when the ball will hit the, when the ball will hit the lift twice। जब दोबारा से बॉल जो है वो लिफ्ट को हिट कर देगा तब हमें क्या करना है, हमें लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब बहुत ही आसान है ना। अगर मैं लिफ्ट के बारे में बात करूं, देखो ये मेरे पास ये क्या है, पार्ट 1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। पार्ट 1 में टाइम कितना आया था, 3 सेकंड्स का आया था ना। 3 सेकंड में लिफ्ट कितना ऊपर गया यही तो कैलकुलेट करना है। अच्छा अभी देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड का था। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर था। टाइम का वैल्यू है 3 सेकंड्स का। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का अगर अब मैं फॉर्मूला यूज करूं, अब ये जो सॉल्व कर रहे हैं वो किस फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं, ग्राउंड के फ्रेम से। ग्राउंड के फ्रेम से क्यों सॉल्व कर रहे हो अब सर, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, अब मुझसे ये पूछा गया है कि लिफ्ट एक्चुअल में कितना ऊपर गया था ये बताओ, लिफ्ट एक्चुअल में कितना ऊपर गया था ये बताओ। इसका मतलब क्या है, ग्राउंड के फ्रेम से लिफ्ट कितना ऊपर गया था ये पूछा गया है क्या। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें अगर, s जो डिस्प्लेसमेंट है, s का वैल्यू कितना यूज करेंगे, कहां चला गया, s अपने को फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी है 2 का, टाइम को रख देते हैं 3 प्लस हाफ, फिर से ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 2 से 2 अगर कैंसिल कर दिया जाए और ये 3 का स्क्वायर, ये 9 हो गया। तो s का वैल्यू 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, s का वैल्यू 15 मीटर्स का हो जाएगा क्या, मतलब 15 मीटर जो लिफ्ट है वो और ऊपर चढ़ेगा, या 15 मीटर जो लिफ्ट है वो ऊपर चढ़ेगा तब जाके बॉल उसको दोबारा से हिट करेगा। आपसे बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते थे, बॉल का डिस्प्लेसमेंट पूछते, अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, तो आपने बॉल का इनिशियल वेलोसिटी लिख देते यहाँ पे, बॉल का एक्सेलरेशन, अब बॉल तो फ्री फॉल में, बॉल का एक्सेलरेशन लिख देते, टाइम लिख देते, सॉल्व करते तो आंसर आ जाता। तो इस तरह से लिफ्ट वाले प्रॉब्लम आते हैं। जब भी लिफ्ट वाले प्रॉब्लम आए आप क्या करें, क्वेश्चन को लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करें, बहुत ही आसान होता है। ठीक है। अच्छा एक ट्रॉली का प्रॉब्लम होता है वो भी बता देता हूँ। आज मैं 3 प्रॉब्लम्स आपको कराया मैंने, मतलब अभी 2 मैंने करा दिया, एक और करा दूंगा। तीनों प्रॉब्लम है, तीनों प्रॉब्लम अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो टाइम लगता है समझने में। जैसे देखें, ऐसा बोला जा रहा है कि एक ट्रॉली है, ट्रॉली मतलब वो जो रेडी होती है ना जिसमें आप सुबह सुबह लेके निकल जाते हो, इस तरह से एक ट्रॉली है। और ये जो ट्रॉली है ये क्या कर रही है, हाईटेक ट्रॉली है, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर जा रही है, आगे भाग रही है। ट्रॉली आगे भागती है, लिफ्ट ऊपर भागती है, सॉरी। अब ये 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है, ये आगे जा रहा है। अब इसमें से ये बोला गया कि इसमें एक बंदा है यहाँ पर, ठीक है, तुम भी हो सकते हो, वो खास तुम भी हो सकते हो ट्रॉली में बैठे हुए। और इस ट्रॉली पे तुम रह के तुमने क्या किया है, एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया फ्रॉम अ मूविंग ट्रॉली, from a moving trolley, a particle is thrown upward, a particle is thrown upward with a speed of 30 meter per second with respect to trolley। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर ट्रॉली, रुके हुए ट्रॉली में हमने क्या किया, 30 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को ऊपर फेंका है। क्वेश्चन में पूछा गया है
find the time after which the ball will hit the trolley. ये क्वेश्चन है, कितने समय के बाद ये जो बॉल है वो ट्रॉली को वापस से हिट करेगा, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अब पहले ना ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इस क्वेश्चन पे छुपा हुआ कुछ कंसेप्ट्स है वो बता दो। आप डायग्राम बना लो, स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बना लो, जो भी इंफॉर्मेशन था वो लिख लो। मेरे को इंफॉर्मेशन पता है तो मैं क्या करूंगा, इसको इरेज करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करता हूँ। आप डायग्राम को पॉज करके सब कुछ लिख ले, ठीक है। और जो भी अब मैं बोलूं एकदम ध्यान से सुनना है एकदम। मैं क्वेश्चन में ना 2 फ्रेम लाता हूं। ये मान लो ये ऑब्जर्वर 1 है यहाँ पर, और ये ऑब्जर्वर 2 है। ऑब्जर्वर 2 कहां पर है, ऑब्जर्वर 2 ग्राउंड पर है, और ऑब्जर्वर 1 कहां पर था, ऑब्जर्वर 1 जो है वो ट्रॉली पर ही है, ठीक है। ऑब्जर्वर 1 ट्रॉली पर है और ऑब्जर्वर 2 जो है वो ग्राउंड पर है। अच्छा, अब ऑब्जर्वर 1 का अगर आप देखोगे, जैसे तुम अगर कभी बस में ट्रैवल कर रहे हो, तुमने क्या किया, एक कॉइन को ऊपर फेंका, तो कॉइन बस तोड़ता हुआ पीछे गिर जाता है क्या? या तुमने अगर कॉइन इधर फ्लिप किया तो वो कॉइन पीछे चला जाता है क्या? नहीं, तुम्हारे पास ही आके गिरता होगा। अगर बस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा ना, अगर बस का स्पीड ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा होगा, तो तुम देखोगे कि जो तुमने कॉइन ऐसे फ्लिप किया वो वापस तुम्हारे पास ही आ रहा है, वो आगे पीछे नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ग्राउंड पे बैठा कोई बंदा है, अगर कोई ग्राउंड पे बैठा हुआ बंदा है तो उसको क्या लगेगा, देखो अगर मैं बोलूं कि मैं पहले एनालाइज करता हूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, या पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एनालाइज करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोचोगे ना, तो अगर ट्रॉली 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब ट्रॉली पे रखा हुआ हर एक चीज, अगर तुम बस पे बैठते हो और बस अगर 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है, मतलब बस पे बैठे हुए हर एक इंसान की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड की है क्या? बिल्कुल। तो अगर तुम बस ट्रॉली पर बैठ के बॉल को फेंक रहे हो, मतलब अगर ट्रॉली का स्पीड आगे में 40 मीटर पर सेकेंड का है, तो ये जो बॉल था, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, ये जो बॉल है उसके पास एक स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड का होगा इस डायरेक्शन में। ये स्पीड इसको कहां से मिला, ट्रॉली से मिला। सिंस ये ट्रॉली पर रखा हुआ बॉल था, तो ट्रॉली इसको अपने साथ लेके जा रहा है कितने स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो और हमने क्या किया इसको, और हमने इसको ऊपर भी फेंका है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। मतलब ग्राउंड पे बैठा हुआ जो बंदा है, वो क्या देखेगा कि ये जो मेरे पास बॉल था, इस बॉल के पास 2 तरह का स्पीड है। एक जो स्पीड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो उसको ऊपर ले जाएगा, और दूसरा जो स्पीड है वो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाएगा। अब पार्टिकल तो एक ही है ना, पार्टिकल तो 2 है नहीं, बॉल तो एक ही फेंका था, मतलब जो पार्टिकल है वैसे ऊपर भी जा सकता है, और पार्टिकल जो है वो 40 के कारण ऐसे भी जाएगा। तो इस तरह का जो मोशन होता था उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते थे क्या? अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोशन कैसा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोशन जो होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल। क्यों प्रोजेक्टाइल हो रहा है? क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में भी इसके पास कुछ वेलोसिटी है, और वाई के डायरेक्शन में भी इसके पास कुछ वेलोसिटी है। तो ग्राउंड पे बैठा हुआ बंदा जो है, ये जो ऑब्जर्वर 2 है, उसको लगेगा कि पार्टिकल, ये जो बॉल है, बॉल का मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल। अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है, देखो ट्रॉली का स्पीड अभी भी 40 है, और बॉल जो तुमने फेंका उसका भी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 मीटर पर सेकेंड का है। सिंस एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स के डायरेक्शन में पार्टिकल का स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब जितना ये ट्रॉली आगे बढ़ रहा है, बॉल भी उतना ही आगे बढ़ रहा होगा क्या? तो ट्रॉली जो बॉल है, बॉल नो डाउट इस तरह से मूव करके गया होगा, लेकिन वापस से वो ट्रॉली पर ही गिरेगा क्या? वापस से वो आपके हाथ पर ही आकर गिरेगा। क्यों आपके हाथ पर आके गिरेगा? क्योंकि जो स्पीड हमारे पास, एक मिनट कॉल आया है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ग्राउंड वाला बंदा है ना, उसको क्या लगेगा, पार्टिकल का मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और देखो
जहां से पार्टिकल को फेंका गया है, मतलब ये जो इंसान है जिसने पार्टिकल को फेंका है वो हमेशा देखेगा ना, उसके लिए हमेशा ऐसा रहेगा कि वो जो बॉल है वो उसके ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि इंसान भी आगे चल रहा है, ट्रॉली पे रखा हुआ इंसान भी 40 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है और बॉल भी 40 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है। अब अगर आप बोलोगे कि सर मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब अपने को टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है क्या? तो टाइम ऑफ लाइट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2u sin थीटा अपॉन g लगा देंगे। अच्छा, u sin थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होता है क्या वेलोसिटी का? तो टाइम कितना हो जाएगा, कितने टाइम पर आके वो वापस से हिट करने वाला है, तो कितने टाइम पर हिट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो टाइम ऑफ लाइट 6 सेकंड का आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें पूछते हैं कि कितना दूर पे जाके गिरेगा, कितना दूर पे जाके गिरेगा, तो वो रेंज निकाल सकते हैं क्या? बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है कि आपको ये समझ में आए कि अगर ग्राउंड पे बैठा हुआ बंदा कोई इस तरह के मोशन को एनालाइज करेगा तो उसको कैसा लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि एक तो आपने उसको वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड दे दिया 30 मीटर पर सेकंड का, और एक आपने इसको क्या किया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी स्पीड दिया था 40 मीटर पर सेकंड का। तो पार्टिकल आगे भी चल रहा है और पार्टिकल ऊपर जाके नीचे भी आएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन देखना है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन। अब ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, अगर मैं ट्रॉली को रोकने के लिए 40 इधर ऐड करूंगा तो इंसान को रोकने के लिए भी 40, सॉरी बॉल को रोकने के लिए भी 40 इधर ऐड करूंगा ना, तो ट्रॉली और बॉल सब रुक गए। एक्स के डायरेक्शन में सब कुछ जीरो हो गया, अगर मतलब जो कुछ भी बच रहा है वो वाई डायरेक्शन में है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन अगर देखोगे तो पार्टिकल will go up, particle will go up and fall downward। पार्टिकल जो है वो ऊपर जाएगा और वो वापस क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। पार्टिकल जो है ऊपर गया और वापस नीचे गिर जाएगा। तो वापस से अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्वर वन के लिए वो कैसा मोशन हो गया, फ्री फॉल का मोशन, ऊपर जाके नीचे। और पार्टिकल टू के लिए, अगर ऑब्जर्वर टू के लिए बात करोगे तो किस तरह का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें ना वो कहानी में ट्विस्ट कैसे लाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन में कहानी में ट्विस्ट वो कैसे लाएंगे वो देखें। जैसे सपोज ट्रॉली है, ठीक है, और ये जो ट्रॉली है वो एक्सेलरेट कर रही है, मान लो कुछ तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका तब इसका इनिशियल स्पीड, ट्रॉली का जो इनिशियल स्पीड था वो था 40 मीटर पर सेकेंड का। अब अगर ट्रॉली एक्सेलरेट कर रहा है, अगर अब ट्रॉली एक्सेलरेट कर रहा है, अब पूछा जाता है कि ये जो बॉल है अभी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इस पार्टिकल का मोशन प्रोजेक्टाइल ही होना है, पार्टिकल का मोशन प्रोजेक्टाइल होगा। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि बॉल अब कहां पे गिरेगा, ट्रॉली पे गिरेगा, ट्रॉली के बाहर गिरेगा, मतलब ट्रॉली से पहले गिरेगा या ट्रॉली के बाद में गिरेगा। तो अब अगर देखोगे तो देखो बॉल का स्पीड तो 40 का ही है, लेकिन ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली का स्पीड लगातार बढ़ता जा रहा है क्या, मतलब बॉल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और ट्रॉली एक्सेलरेट करता हुआ चल रहा है। तो जब बॉल वापस यहाँ पे आएगा तब तक ट्रॉली तो आगे निकल गया होगा ना, तो जो ट्रॉली है, ट्रॉली से पहले ही बॉल गिर जाएगा क्या, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर रिटार्डेशन होता तो ट्रॉली यहाँ कहीं पे रह जाता, अगर ये एक्सेलरेशन है तो यहाँ कहीं पर, और रिटार्डेशन है तो ट्रॉली यहाँ पर, और अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है जैसा पहले चल रहा था तो ट्रॉली एग्जैक्टली यहाँ पर होता। बात समझ में आया क्या? तो ये हो गया ट्रॉली प्रॉब्लम। तो मैंने आज के दिन में आपको 3 तरह के प्रॉब्लम करा दिए। एक मैंने आपको पहला प्रॉब्लम कौन सा कराया था, पहला प्रॉब्लम कौन सा कराया था यार, भूल गया। अरे अरे अरे, पहला प्रॉब्लम क्या कराया था भाई साहब? एक तो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम है, हाँ पहला प्रॉब्लम है कैचिंग कैचिंग, वो छुपन छुपाई वाला जो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम छुपन छुपाई, दूसरा प्रॉब्लम बॉल लिफ्ट, तीसरा प्रॉब्लम ट्रॉली लिफ्ट। ठीक है, तो इतना इतना प्रॉब्लम मैंने आज सॉल्व कराया है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में अब मैं ना इसको प्लेन में लेके जाऊंगा, तो अब जो लेक्चर होगा वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ये सब अभी तक जो पढ़ा दिया है वो ध्यान से समझ में आया होगा, तभी आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, चलिए बाय।